दर्पण जीएस क्लास में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का सीरीज लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछले दिनों, ये जीके जीएस का सीरीज है जिसमें भारतीय इतिहास हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास से, और इसके बाद हम भूगोल के वो पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे और साइंस और करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर हमारी इन सीरीज को आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पास करने की स्थिति में रहेंगे। मैं आपको पास करवाने के लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनिंदा लेकर के आया हूं, महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लेकर के आया हूं जो बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं। हर सीरीज को मैंने चैप्टर वाइज क्या क्या तोड़ दिया है ताकि आपको बेहतर हो पाए। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हम आपको सभी प्रश्न बताएंगे अच्छे से और आपको पूरी तरह से तैयारी कराएंगे जिससे कि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 निश्चित रूप से पास कर सके। तो मित्रों, हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हमारे चैनल पर तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें कि आपको और क्या जानना है और क्या नहीं जानना है, ये भी मुझे बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, मैं और भी बेहतर तरीके से आपके लिए लेते आऊं सारी वीडियो। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के जीके जीएस में हम आज जो भारतीय इतिहास की सीरीज में 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये 1857 का क्रांति बीपीएससी का फेवरेट है। बीपीएससी के कुछ चुनिंदे चैप्टर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चुनिंदा चैप्टर मिलेगा। उस चुनिंदा चैप्टर को अगर आप कर लेंगे तो आप तो 70-80% क्वेश्चन ऐसे ही करके चले आएंगे। तो मैं आपको पूरी तरह से 1857 की क्रांति से जो प्रश्न बीपीएससी पूछ सकता है मैं उसे लाया हूं और निश्चित रूप से यहीं से प्रश्न आएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो इसीलिए आप लगातार बने रहें। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। जैसा कि यहां आपके स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सवाल आपके सामने है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर बताइए। देखिए, यह 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग साहब जो थे ये 1856 से 62 तक रहे थे। ये 1856 से 62 तक रहे। उसी के समय में 1857 में भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, वो हुई थी। ये जो भारत का गवर्नर जनरल, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखिएगा। ये गवर्नर जनरल जो होता था इसको नियुक्त कौन करता था? तो इसको कंपनी किया करता था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और यही व्यक्ति जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, जैसे 1857 की क्रांति खत्म हुई तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा यहां पर वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। वायसराय के रूप में, वायसराय का मतलब था प्रतिनिधि, तो वायसराय के रूप में नियुक्ति की जाने लगी। और यह ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाने वाला पहला वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल वह लॉर्ड कैनिंग था। तो पहला प्रश्न हमारे सामने 1857 भारत का गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है, बराबर बीपीएससी पूछता रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से, देखिए सवाल है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, जो न्यू एनफील्ड राइफल है, ध्यान रखिएगा, एनफील्ड राइफल, कौन सा? एनफील्ड, ठीक बिल्कुल, रॉयल एनफील्ड। आप देख रहे हैं बुलेट, एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल की गई थी? तो ये जो शामिल की गई थी ये दिसंबर 1856 में। देखिए, पहले यहां पर एनफील्ड राइफल के पहले यहां पर ब्राउन बेस वाली चलती थी राइफल, है ना, ब्राउन बेस का। तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो ये जो नया एनफील्ड राइफल था इसमें कहा गया कि ये दमदम, जो कलकत्ता में है दमदम जगह, यहां एयरपोर्ट भी आपको ध्यान होगा, इसके अलावा अंबाला और सियालकोट, ये 3 जगह से माना कहा जा गया कि यहां से चर्बी जो लगे हुए, चर्बी युक्त कारतूस इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो गोलियों का इस्तेमाल किया जाएगा कारतूस का, वह चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा चीजें हुई थी। लेकिन क्या हुआ था कि जो बैरकपुर वगैरह में था वहां पर काफी ज्यादा ये एक तरह से कहिए र्यूमर फैला, या सही था जो भी था उस समय का, कहा गया कि इसमें
चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई जो कारतूस है उसका यूज किया जाएगा। इससे धर्म का भ्रष्ट हो जाएगा। इसी को तत्कालिक कारण माना गया, सैनिक ने विद्रोह किया, तो इसीलिए यहां से जो है एनफील्ड राइफल के बारे में बराबर प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखें, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये तो एकदम फेवरेट है बीपीएससी का। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह जो है ये कहां के रहने वाले थे? तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ये पूरे एकदम आपको हम कंप्लीट करा देते हैं तैयारी। ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर के रहने वाले थे। उस समय जगदीशपुर जो था शाहाबाद जिला में पड़ता था। शाहाबाद जिला के, उस समय शाहाबाद जिला के अंतर्गत जगदीशपुर था। यहीं के ये जमींदार थे कुंवर सिंह। इनका जन्म, कुंवर सिंह का जन्म जो हुआ था 1882 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। ध्यान रखिएगा कि कब इनका जन्म हुआ था? 1882 में, और मृत्यु जो हुई थी वो हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। तो आप यहां से जोड़ सकते हैं कि कितने साल के ये उम्र होकर के, 18 इधर हो गया और 58, 8 66 10 76 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। कितने तारीख को? तो डेट भी याद रखिएगा, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो कुंवर सिंह साहब थे ये क्या किए थे? ये 25 जुलाई को, ध्यान रखिएगा डेट, 25 जुलाई को इन्होंने, 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट था, सैनिक का रेजिमेंट था दानापुर का, जो सैनिक रेजिमेंट था वह क्या किया? 3 रेजिमेंट, दानापुर के सैनिक के 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और ये 25 जुलाई को यहां से चला और 26 जुलाई को आरा पहुंचा। कहां पर पहुंचा? आरा। तो ध्यान रखिएगा ये आरा पहुंचा जो रेजिमेंट था, और यहां पर नेतृत्व किसने किया? यहां पर नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। ये कुंवर सिंह यहां से नेतृत्व किया। तो पूछा भी जाता है कि कुंवर सिंह ने कहां पर नेतृत्व किया था सैनिकों का? तो वह आरा में किया था। इन्हें, कुंवर सिंह को जो है इन्हें कहा जाता है बिहार का सिंह भी। ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। देखिए, जब इनकी 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हुई तो इसके बाद इनके भाई थे अमर सिंह, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखिएगा बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को। एक सवाल और बन सकता है यहां पर कि कुंवर सिंह जो थे वो कहां कहां गए थे जो नेतृत्व देने के लिए? तो वो गए थे, ध्यान रखिएगा, एक रोहतास, इसके अलावा मिर्जापुर जो यूपी में है, मिर्जापुर, और रीवा ठीक बगल में रीवा, और बांदा और लखनऊ, इन जगह भी इन्होंने जाकर के क्या क्या सहयोग दिया था 1857 के क्रांति में। तो ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह के नेतृत्व जो कुंवर सिंह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन्हें इस तरीके से इतना अगर ध्यान कर लीजिएगा तो काफी हद तक आपका प्रश्न कोई भी उलझिएगा नहीं, कहीं भी नहीं उलझन मिलेगा, आप करके ही आएंगे। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे उसको विद्रोही जो वो बना, उसका क्या कारण नहीं था? तो देखिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, तो बिल्कुल ये तो कारण था कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो ईसाई धर्म फैलाना चाहता था, इसीलिए मिशनरी वगैरह को आकर के प्रचार करने की जो है छूट दे रखी थी। दूसरा है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, हाँ ये दी गई थी कि सिपाही को जहाज पर यात्रा करके समुद्र पार जाकर के युद्ध लड़ना होगा। उस समय माना जाता था जो भारतीय कल्चर में कि समुद्र पार करना पाप है, तो ये चीजें जो मानी जाती थी, इसलिए ये भी कारण बना सिपाहियों को कि मेरा धर्म क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसके अलावा भत्ते की रोकथाम भी की गई थी, जो वेतन भत्ता मिलता था उसमें भी रोकथाम की गई थी। इसके अलावा वेतन जो था, वेतन में यूरोपीय सैनिक को और जो भारतीय सैनिक थे दोनों के जो वेतन था उनमें विसंगति थी, असमानता थी। तो यूरोपीय सैनिक को ज्यादा वेतन दिया जाता सेम काम के लिए, और वहीं जो होता था भारतीय सैनिक उन्हें, भारतीय मुल्क के सैनिक उन्हें भारत के सैनिक उन्हें सही वेतन नहीं दिया जाता था। इसके अलावा और भी एक समस्या थी कि इसके कितने भी इसके सैनिक अच्छे काम कर ले लेकिन वो आधिकारिक स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका मतलब ये कारण तो था पहला, दूसरा और तीसरा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो आंसर होगा अधिकारियों की अक्षमता। तो आंसर इसका क्या है, अधिकारियों की अक्षमता। ये जो था ये विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, बल्कि इसका था विद्रोही बनाने का कारण ऊपर का 3। तो आंसर हो गया डी नंबर। तो ध्यान रखिएगा अगला आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा भाग अप्रभावित है? यहां पर जो है 5 आपके पास ऑप्शन है, दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। तो ध्यान रखिए यहां पर देखिए दानापुर में तो
हुआ था, पटना में भी हुआ था बिहार का, आरा में भी जो अभी हमने पढ़ा कि नेतृत्व किया था, मुजफ्फरपुर में भी, और मुंगेर में नहीं था। ये मुंगेर जो था ये अप्रभावित था। तो इसका मतलब ये 4 के अलावा 5वां जो अप्रभावित रहा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर, केवल 5। तो ध्यान रखिए केवल 5, ये बी नंबर आंसर इसका हो गया, केवल 5। देखिए पटना में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो नेतृत्व किया था यहां पर पीर अली साहब किए थे। पीर अली ये पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, तो इन्होंने यहां पर जो विद्रोह था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह का असफल रहने का कारण हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, ये नहीं थी। हिंदू मुस्लिम एकता तो पूरा था, भर भर के था। हिंदू सैनिक भी, मुस्लिम सैनिक भी, सभी लोग एकजुट हो गए थे। क्यों इसलिए एकजुट हो गए थे? क्योंकि दोनों को लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट करेगा। उस समय लोग मिलजुल करके भी रहते थे इस तरह से, तो वो भ्रष्ट करेगा किस तरह से? तो गाय की चर्बी लगी हुई और सुअर की चर्बी हुई लगी हुई कारतूस का जो बात किया गया था। तो इसके अलावा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हाँ, यह माना जाता है कि सामान्य योजना, कोई एक फिक्स योजना नहीं था कि किस तरह से की जाए विद्रोह, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में यह विद्रोह किया गया था। और केंद्रीय संगठन की भी कमी थी। आप कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर जो थे वो नेतृत्व के थे, लेकिन केंद्रीय संगठन एक निश्चित रूप से सब एक आधार पर मान्यता नहीं रखा था कि कौन इसका नेतृत्व करेगा या इसके बाद क्या होगा। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र नहीं, इसका प्रभाव काफी दूर तक गया था, सीमित क्षेत्र नहीं था। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये गलत है। इसके प्रभाव का, इसके कारण ही असफल हुआ था। अगर इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र नहीं था, बहुत ज्यादा क्षेत्र था। हाँ, जमींदारों का सहयोग। तो देखिए यहां पर कहता है जमींदारों का क्या सहयोग मिला था? तो जमींदारों का सहयोग तो नहीं, पूरी तरह से नहीं मिला था। तो आंसर इसका हो जाएगा कि जमींदारों का सहयोग, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा? देखिए ये जो प्रथम भारतीय, ये बहुत बार पूछा जाता सवाल, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किया गया था, वो कौन थे? तो वी.डी. सावरकर साहब। कौन थे? वी.डी. सावरकर। इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है द इंडियन, ध्यान रखिएगा इनकी किताब का नाम, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने जो है चर्चा किया था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कि 1857 का विद्रोह भारत का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो ध्यान रख लीजिए, इसे पूरी तरह से याद रख लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने वर्णित किया था? तो वो वी.डी. सावरकर साहब थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंध है? तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा पील आयोग। कौन सा? पील आयोग। देखिए पील आयोग जो था, पील आयोग बनाई गई थी जैसे 1857 का विद्रोह का दमन हुआ तो एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम पील आयोग था। पील आयोग ने 3 आधार पर, जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर सैनिक के रेजिमेंटों की नियुक्ति किया गया। सैनिक के जिसमें से कि ज्यादातर गोरखा वगैरह की तरफ से किया गया था। इन्होंने एक तो कहा कि जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर अगर कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या किया? क्षेत्र भी अलग अलग चुना। इन्होंने जो दूसरा इन्होंने रिकमेंड किया वो रिकमेंड किया था कि यूरोपीय और भारतीय सैनिक, इनके जो अनुपात थे उनमें भी बदलाव किया। पहले भारतीय सैनिक जो था यूरोपीय सैनिक की अपेक्षा अनुपात में ज्यादा था, तो इन्हें क्या कर दिया? जो इन्हें 1:2 की स्थिति में किया बंगाल में। ध्यान रखिएगा, बंगाल में इन्होंने क्या किया? 1:2 की स्थिति में। और वहीं मद्रास और बंबई प्रांत जो उस समय में हुआ करता था वहां पर 1:3 के अनुपात में कर दिया। देखिए बंगाल में क्यों किया 1:2 के अनुपात में? क्योंकि ज्यादातर जो सैनिक भाग लिए थे उत्तर भारत के सैनिक भाग लिए थे, उसमें भी बंगाल, बिहार और यूपी के सैनिक ज्यादा भाग लिए थे। तो उन्होंने उनको तोड़ने के लिए क्या किया कि एक यूरोपीय तो उसके आधार पर 2 भारतीय सैनिक, है ना, इन चीजों का इन्होंने सुनिश्चित किया जिससे कि उस पर कंट्रोल आसानी से किया जा सके। और दूसरा इन्होंने जाति के आधार पर जो गोरखा समुदाय वगैरह को अलग कर दिया, समुदाय और धर्म के आधार पर जो था सैनिकों का गठन करना शुरू किया। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया।
देखिए 1857 के ब्रिटिश सरकार ने, जो अभी हमने पील आयोग के बारे में पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया, तो ज्यादातर जो विद्रोही थे वो कहां के थे, उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल के थे। तो इनको क्या क्या सोचा कि नहीं, इन प्रदेश से अब क्या करेंगे, कम करेंगे। बंगाल से भी थे तो इसलिए इनको भी नहीं लिया गया। तो उड़िया, उस समय में उड़ीसा जो थे वो बिहार का ही भाग था, तो ये चीजें तो उन्होंने कहां से लिया, तो गोरखा, सिख और पंजाबी। जो गोरखा थे, गोरखा रेजिमेंट, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से ज्यादातर सैनिकों को क्या क्या भर्ती किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हम बेहतर तरीके से आपको और अच्छे से लेकर के आए। आप जरूर लिखें कमेंट में आपको कहां पे समस्या हुई है, हम उसे जरूर समाधान करेंगे। और आपको आगे बढ़ने से पहले एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि हम डिटेल में चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे भी हर एक सब्जेक्ट, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि किन किन चैप्टर को, है ना, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसे तैयार कर लिया जाए जिससे कि बीपीएससी में प्रश्न आएगा ही आएगा। बीपीएससी के कुछ फेवरेट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, हम आपको यह बताएंगे और आपकी तैयारी को और अच्छे से अमली जामा पहुंचाने में मदद करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ध्यान रखिएगा, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो ये था बेगम ऑफ अवध, है ना। बेगम ऑफ अवध, जो अवध की बेगम थी, बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल, उनके ही नेतृत्व में आगे बढ़ा। बेगम हजरत महल ने जो विद्रोह किया था, इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर का के संबंध में किया था, बिरजिस कादिर के लिए, है ना। बिरजिस कादिर बहुत नाबालिग था तो इनके लिए किया था इन्होंने। बेगम हजरत महल लास्ट में जब बिरजिस कादिर को जब पूरी तरह से बंदिश बना लिया गया तो हजरत महल कहां की ओर निकल गई, नेपाल की ओर। वहीं देखिए तात्या टोपे ने कहां किया था, तो तात्या टोपे मुख्यतः कानपुर में किया था, नाना साहब के साथ मिलकर के तात्या टोपे ने। हालांकि तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में भी जो है नेतृत्व में भाग लेने में मदद किया था। और रानी लक्ष्मीबाई कहां पर, तो रानी लक्ष्मीबाई मुख्यतः कहां से है, तो हम सभी जानते हैं झांसी की रानी। कौन सी, झांसी की रानी। हालांकि रानी बाई ग्वालियर में भी लड़ाई की थी अंग्रेज के से, तो रानी लक्ष्मीबाई। तो यहां पर कुछ है लखनऊ में, तो लखनऊ में कौन, बेगम ऑफ अवध। ध्यान रखिएगा बिहार में कौन किया था, तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। ध्यान रखिएगा बीपीएससी का बहुत फेवरेट है बिहार में कुंवर सिंह। वहीं अगर दिल्ली में पूछे तो दिल्ली में ध्यान रखिएगा जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा बहादुर शाह जफर के अलावा हम अगर देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे अलग अलग जो किए थे वो नेतृत्वकर्ता को आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही हम रखते हैं, बड़ी वीडियो, लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने जल्द से जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए और 1857 की क्रांति को बेस्ट किताब से पढ़िए और फिर इस प्रश्न को फिर से करिए, देखिए आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।